सास और माँ में भेदभाव। अंजलि आज बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि आज अंजलि और उसके प्यार अमन की शादी हो जाती है। अंजलि और अमन एक ही कंपनी में साथ में काम करते थे। आओ बहू, स्वागत है तुम्हारा तुम्हारे इस नए घर में। बहू, तो कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा ये नया घर? घर तो ठीक है लेकिन छोटा लग रहा है काफी। कोई बात नहीं बहू, जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम इससे बड़ा घर बनवाएंगे। अमन की फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, लेकिन अंजलि एक गरीब परिवार से होती है। गरीब परिवार होने की वजह से अंजलि में लालच कूट कूट के भरा होता है। अमन, जा बहू को कमरे में ले जा, बहू थक गई होगी काफी। ठीक है माँ। अमन, तुम्हारा घर तो काफी छोटा है, मुझे लगा कि तुम्हारा घर तो बड़ा होगा। तुम तो जानती हो ना अंजलि, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, तो आज तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? वो पहले की बात थी, अब हमारी शादी हो चुकी है। कल को हमारे बच्चे होंगे तो हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे? ठीक है बाबा, लेकिन नए घर के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब तक तो वेट कर लोगी ना? ठीक है, लेकिन ज्यादा वेट नहीं। सुबह हो जाती है लेकिन अंजलि अभी तक सो रही होती है कि तभी अंजलि की सास उसके कमरे में आती है। अंजलि बहू, उठ जाओ, सुबह हो गई है। कौन है सुबह सुबह परेशान करे जा रहा है? अरे माँ जी आप। कोई बात नहीं बहू, शादी की थकान ऐसी होती है, तुम जाकर नहा धो लो, आज तुम्हारी पहली रसोई है। अंजलि जल्दी से उठ जाती है और रेडी होकर किचन में चली जाती है। बहू, क्या सोच रही हो? तुमने अभी तक कुछ बनाया क्यों नहीं? माँ जी, वो क्या है ना, मुझे खाना बनाना नहीं आता है। एक कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी तुम्हें खाना बनाना। अभी जाकर तुम आराम कर लो, मैं सबके लिए खाना बना देती हूँ। इतना कहते ही अंजलि जाकर आराम करती है और बेचारी शांति सबके लिए नाश्ता बना रही होती है। अंजलि अपनी माँ से कॉल पर बात करती है। माँ, मैंने तो साफ साफ मना कर दिया कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, इतनी गर्मी में कैसे खाना बनाऊंगी। सही किया तूने बेटा। और ये बता, तूने अमन से नए घर की बात की? हाँ माँ, की है। वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो नया घर ले लेंगे, फिर सिर्फ हम दोनों ही उस घर में रहेंगे। अमन की माँ को तो मैं ओल्ड एज होम भेज दूंगी। बिल्कुल सही। और तू अमन से कहकर नया एसी और लगवा ले, इतनी गर्मी में तू कैसे रहेगी? आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है माँ, मैं एक काम करती हूँ, इनसे आज ही एसी लगवाने की बात करती हूँ, फिर तुम भी यहाँ आ जाना। फिर तुम और मैं पूरा दिन एसी में आराम करेंगे। अपनी बेटी को समझाने की बजाय कविता खुद अपनी बेटी को गलत चीजों में साथ देती है। माँ की बात मानकर अंजलि अमन के पास जाती है और एसी लगवाने की बात करती है। सुनिए जी, वो मैं सोच रही थी कि गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, क्यों ना हम एसी लगवा ले। क्या एसी? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? इसमें पागल वाली क्या बात है? मैंने तुमसे कौन सा आगरा का ताजमहल मांग लिया? मैंने तो सिर्फ एसी लगवाने के लिए ही बोला है। और शादी से पहले तो तुम बड़े बड़े वादे करते थे कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा, लेकिन अब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, और मैंने तुमसे कोई झूठा वादा नहीं किया है। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा, लेकिन अभी नहीं, तब जब हमारे पास पैसे होंगे। इतना कहकर अमन वहां से चला जाता है। अमन की इस बात पर अंजलि को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। शांति बाहर से ही अमन और अंजलि की सारी बातों को सुन लेती है। बहू और बेटे में किसी तरह की कोई अनबन ना हो, इसलिए वो अपना एक इकलौता सोने का हार बेचकर अपनी बहू के कमरे में एसी लगवा देती है। ले बहू, तेरा एसी, अब तो तू खुश है ना? थैंक यू माँ जी। अब तू आराम से रहियो। अंजलि फौरन अपनी माँ कविता को कॉल करती है। हेलो माँ, जल्दी से घर आ जाओ, एसी लगवा दिया है मैंने। ठीक है बेटा, मैं कल ही तेरे घर आ रही हूँ। माँ जी, वो कल ना मेरी माँ आ रही हैं। क्या समधन जी आ रही हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अचानक क्यों? तो अब इस घर में मेरी माँ नहीं आ सकती हैं क्या? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तुम्हारे कहने का तो यही मतलब लग रहा था मुझे। अरे बस बस, अब दोनों क्या लड़ाई करते रहोगे? और तू बोल ही ऐसे रहा है, बहू की शादी को भी काफी टाइम हो गया है, तो क्या उसको उसकी माँ की याद नहीं आएगी क्या? अगला दिन होते ही कविता अपनी बेटी के ससुराल में आ जाती है। आ गई माँ, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ माँ। अब क्या अपनी बेटी से ही मिलोगी, समधन से नहीं? अरे ऐसा नहीं है। अंजलि अपनी माँ को अपने कमरे में ले जाती है। दोनों माँ बेटी एसी की ठंडी हवा में बैठकर आराम से बातें कर रही होती हैं और बेचारी शांति घर का सारा काम करती रहती है। इतनी उम्र में ज्यादा काम करने की वजह से शांति की तबीयत खराब हो जाती है। अंजलि बहू, अंजलि बहू, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? बहू, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, आज का खाना तू बना ले। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है,
और वैसे भी मैंने माँ और अपने लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया है और अमन आज लेट आएंगे तो वो बाहर से ही खा कर आएंगे, ओके? इतना कहकर अंजलि वहां से चली जाती है और बेचारी शांति बुखार में तड़प रही होती है। बाहर का खाना खाने की वजह से अंजलि को चिकन पॉक्स हो जाता है। माँ कहाँ हो तुम? मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। इसको तो चिकन पॉक्स हो गया है, अगर मैं इसके पास गई तो मुझे भी हो जाएगा। इससे अच्छा मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अंजलि बेटा, वो ना तेरे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उनके पास जा रही हूँ। तू अपना ख्याल रखियो। माँ, तुम मुझे ऐसी हालत में छोड़कर कहाँ जा रही हो? कविता अपनी बेटी की बात नहीं सुनती और वापस अपने घर चली जाती है। बेटा क्या हुआ? तेरी इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई? पता नहीं माँ जी, मैंने बाहर का खाना खाया था, लगता उसी की वजह से मुझे चिकन पॉक्स हो गया। चिकन पॉक्स जैसी बीमारी छूने से फैलती है, लेकिन फिर भी शांति अपनी बहू का अपनी बेटी की तरह ख्याल रखती है। अपने हाथों से खाना खिलाना, दवाई खिलाना और पूरा ख्याल रखना, जिसे देखकर अंजलि को एहसास हो जाता है कि उसने अपनी माँ के कहने पर जो भी अपनी सास के साथ किया वो गलत था। माँ जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन बहू, तू मुझसे माफी क्यों मांग रही है? तूने क्या किया? आपने मेरी ऐसी बीमारी में भी मेरा साथ दिया। मेरी खुद की माँ ने मुझे ऐसी हालत में छोड़ दिया, लेकिन आपने मेरा इतना ख्याल रखा और इसके बदले मैंने आपके साथ इतना बुरा किया। अंजलि, तुम बहू नहीं बेटी हो मेरी, और बेटी अपनी माँ से ऐसे माफी मांगती हुई अच्छी नहीं लगती, समझी? शांति अपनी बहू को माफ कर देती है और अंजलि को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब अंजलि और शांति बिल्कुल माँ बेटी की तरह रहते हैं। जेठानी। शीला अपने पति और बेटे अनुज के साथ खाना खा रही होती है, तभी उसकी नजर घड़ी की ओर घूम जाती है। अनुज, जरा दीपक संदीप को फोन लगा, उनकी बड़ी याद आ रही है। अरे भाग्यवान, तुम्हारे राम लखन लंदन में रहते हैं, तुम्हारे जैसे गोरे गांव में नहीं। अब वहाँ अभी सुबह होगी। अरे दफ्तर गए होंगे दोनों, बाद में बतिया लेना। चलो खाओ। जैसे ही शीला खाने का निवाला उठाती है तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। इतनी रात गए कौन हो सकता है? आप दोनों खाओ, मैं देखती हूँ। शीला जल्दी से दरवाजा खोलती है, जहाँ संदीप और दीपक अपनी अंग्रेजन पत्नी जेनी और एमिलिया के साथ खड़े थे। प्रणाम माँ। नमस्ते सासू मॉम। अरे रुको, जरा सब्र करो। संदीप, दीपक, कौन है ये लड़कियाँ? माँ, ये हमारी पत्नी है जेनी और एमिलिया। हम इनसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए इन्हें शादी करके लाए हैं। हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना? अरे शीला के बेटे भला गलत कर सकते हैं? अरे चांद जैसी बहू घर आ गई है, मुझे और क्या चाहिए? तो हम अंदर आ जाएं सासू मॉम? अरे ठहरो जरा। फौरन से आई अपनी अंग्रेजन बहुओं को देखकर शीला खुशी से फूले नहीं समाती और दोनों गोरी बहुओं का गृह प्रवेश कराती है। अब इसी तरह दिन ढलता है। शीला गली मोहल्ले से लेकर हर घर में अपनी अंग्रेजन बहुओं की वाहवाही करती, मगर गिरधारी को अपनी अंग्रेजन बहुओं का बुरा पहनावा ओढ़वा बहुत खलता था। इसलिए उसने अनुज की शादी अपने सालों पुराने दोस्त की बेटी नैना से तय करी, मगर नैना के काले रंग को लेकर शीला और गिरधारी के बीच बहुत कलेश हुआ। देखो भाग्यवान, मैं शंकर को वचन दे चुका हूँ, नैना ही अब इस घर की छोटी बहू बनेगी। दीमक लग गया है तुम्हारे दिमाग को? तुमने ठान ली है ना, तो ठीक है, मगर मैं उस काली कलूटन को मरते दम तक अपनी बहू नहीं मानूंगी। इसी तरह बीतते दिनों के साथ नैना और अनुज की शादी हो जाती है। तभी गृह प्रवेश की रस्म के साथ नैना की घमंडी अंग्रेजन जेठानी उसके रंग का मजाक बनाती हुई कहती है, ओह डैम जेनी, लुक एट दिस, हमारी देवरानी कितनी काली है। यू वही तो अमलिया, देखो ना, इस काली देवरानी के ससुराल में एंट्री करते ही शॉप शाइनिंग लाइट भी स्लो हो गई है। लेट्स गो। शीला, अपनी इन अंग्रेजन बहुओं को चुप करा लो। कपड़े जितने छोटे हैं, जुबान उतनी लंबी है। अरे ऐसा गलत बोला ही क्या है मेरी गोरी बहुओं ने? अगर इनका बोलना इतना खलता है तो ये पकड़ो आरती की थाली और करते रहो अपनी इस काली कलूटी बहू का गृह प्रवेश। अपने मन की भड़ास निकालकर सास अपनी दोनों अंग्रेजन बहुओं के साथ कमरे में चली जाती है और दुल्हन के जोड़े में दरवाजे पर खड़ी नैना की आंखों में आंसू भर आते हैं, जिसके बाद गिरधारी उसका गृह प्रवेश कराता है। नैना बहू, चुप हो जा। अरे मेरे लिए तू मेरी बहू नहीं, बेटी है। तेरे बाबूजी तेरे साथ हैं। अपनी सास और जेठानी की बातों को दिल से न लगाना। अनुज, बहू को कमरे में ले जा। जी पिताजी। अगली सुबह नैना सूरज उगने से पहले उठकर घर की साफ सफाई करके पहली रसोई में बनाया हुआ खाना ससुराल वालों को परोसती है। सासू माँ, ससुर जी, जेठ जी, जेठानी जी, खाना शुरू कीजिए। ओह गॉड, इट्स सो ऑयली।
आई नो दैट जेनी, इस ब्लैक ब्यूटी ने ये सब खाना जानबूझकर बनाया है ताकि हमारी ब्यूटी बिगड़ जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप दोनों मुझे गलत समझ रही हैं। ओह रियली? अब तुम हमें बताओगी व्हाट्स द रॉन्ग एंड राइट ब्लडी कैपुचिनो? अपनी अंग्रेजन बहुओं को, नैना को इतना सब सुनाता देखकर गिरधारी गुस्से में उन्हें फटकारते हुए बोलता है, अरे बंद करो तुम दोनों ये अंग्रेजी झाड़ना। अगर तुम्हें नैना बहू के बनाया खाना खाने में इतनी दिक्कत है तो जाओ और अपने हाथ पांव चलाओ और खुद खाना पकाओ, समझी? अपने ससुर को काली देवरानी के हक में बोलता देखकर दोनों अंग्रेजन जेठानियां चिढ़ जाती हैं और बगल में खड़ी अपनी काली देवरानी नैना को नंगे पांव देखकर जानबूझकर उसके पैरों पर से चढ़कर कुड़कुड़ाते हुए कमरे की तरफ चली जाती हैं। वहीं नैना के पैरों में सैंडल की नोक चुभ जाने से उसके पैरों से खून निकलने लगता है। आह माँ! ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं और दोनों अंग्रेजन जेठानियां नैना को किसी ना किसी तरह परेशान किया करती, जिसके बाद उसकी सास शीला भी उनका पूरा साथ देती। वहीं गिरधारी अपनी पत्नी और घमंडी अंग्रेजन बहुओं को काली बहू पर जुल्म ढाते देख आंसू भरी आंखों से पछताते हुए बोलता है, मेरे फैसले के कारण छोटी बहू को कितने अत्याचार झेलने पड़ रहे हैं, इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। नैना की बदतर जिंदगी का दोष गिरधारी खुद को ठहराता है और वो खुद को लाचार महसूस करते हुए सदमे में चला जाता है, जिसके बाद दोनों अंग्रेजन जेठानियों का अत्याचार और भी कड़ा हो जाता है और अब वह नैना के साथ और शीला के साथ भी नौकर सा सुलूक किया करती। है यू खुसत बुढ़िया, अभी तक तूने घर में पोछा नहीं लगाया? यू लेजी लेडी, रुक अभी बताती हूँ तुझे। ऐसा कहकर जेनी पोछे के गंदे पानी से भरी बाल्टी अपनी सास के सर पर पलट देती है। तभी नैना वहां आ जाती है। जेठानी जी, ये क्या कर रही हैं आप? यू ब्लैक टी, हाउ डेयर यू टच मी? घमंडी जेनी नैना को जोर से धक्का देती है, जिस कारण नैना का सर दीवार में लग जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। कम डाउन जेनी, आज के लिए इतना ही बहुत है। तुम दोनों जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। बहू, तू ठीक तो है? माँ जी, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? नैना बहू, अपनी सास को माफ कर दे। मैं तुझे तेरे काले रंग के कारण कोसती रही और जिन पर जान छिड़कती थी, आज उनका असली चेहरा सामने आ गया। माँ जी, जो होना था वो हो गया, अब चुप हो जाइए। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं, जिसके साथ नैना एक बेटे को जन्म देती है। ऐसे में अंग्रेजन जेठानियों का अत्याचार नैना पर और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। दोनों नैना को एक सुबह से लेकर रात ढलने तक नौकरों की तरह अपने इशारे पर नचाती और हर छोटी बड़ी गलती पर उसके साथ मारपीट भी किया करती। एक दिन एमिलिया और जेनी एक साजिश रचते हैं। जेनी, बहुत दिनों से हमने अपनी खाली देवरानी को परेशान नहीं किया। लेट्स डू, आज कुछ तूफानी करते हैं। बट वॉट कैन वी डू? अंग्रेजन जेनी के पूछने पर गोरी घमंडी एमिलिया उसके कान में कुछ गुनगुनाती है और दोनों जेठानी उसके पास आती हैं। है यू हमारी खाली देवरानी, चल उठ, हमें व्हाइट सॉस पास्ता खाने की क्रेविंग हो रही है, उठ और बना। मगर जेठानी जी, मैं सुबह से भूखे प्यासे रहकर भरी गर्मी झेलकर काम कर रही हूँ, मुझे नहा लेने दीजिए। आगाह नैना, तेरा नहाना और ना नहाना एक बात है, क्योंकि रहेगी तू ब्लैक डायमंड ही। हमारी खाली देवरानी हमारी जैसी ब्यूटीफुल कभी नहीं होगी। चल उठ, तुझे आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना है एंड दिस इज माय ऑर्डर। मगर जेठानी जी, बाहर आंगन में इतनी ज्यादा धूप है। सो व्हाट? अब क्या तुझे एसी लाकर दे? चलो उठ, वरना अच्छा नहीं होगा। अपनी अंग्रेजन जेठानी के धमकी के कारण बेचारी नैना को भरी गर्मी में आंगन में मिट्टी का चूल्हा फूंक कर अपनी जेठानी की कही फरमाइश को पूरा करना पड़ता है। जेनी, तो चील करके धमकी के कारण बेचारी नैना को भरी गर्मी में आंगन में मिट्टी का चूल्हा फूंककर अपनी जेठानी की कही फरमाइश पूरा करना पड़ता है। देवरानी को नैना को तड़पता देखने के लिए कर रही है, अपनी जेठानी नैना की फरमाइश से पूरा करना पड़ता है। कढ़ाई की ओर उल्टी अपनी काली जेठानी जी काम कर रही है। आप दोनों क्या कर रही है? मेरे मुन्ना को छोड़ दीजिए। देवरानी को दर्द में तड़पता जेठानी जी, ये आप दोनों क्या कर रही है? मेरे मुन्ना को छोड़ दीजिए। जाकर जेनी के हाथों से अपना बच्चा छीन लेता है और संदीप और दीपक अपनी जेठानी जी की हरकत पर ये आप दोनों क्या कर रही है? मेरे मुन्ना को छोड़ दीजिए। अनुज भागते हुए जाकर जेनी के हाथों से अपना बच्चा छीन लेता है और संदीप और दीपक अपने पत्नियों की हरकत पर उन्हें जोर का तमाचा मारते हैं। भागते हुए जाकर जेनी के हाथों से अपना बच्चा। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और नैना के साथ ऐसा करने की? अरे चली जाओ यहाँ से। अपने पतियों को ऐसा कहते देखकर दोनों अंग्रेजन जेठानी की आंखों में आंसू भर आते हैं। नो, डोंट लीव मी नैना, प्लीज फॉरगिव मी, वी विल प्रॉमिस यू,
हम फिर कभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बस जेठानी जी, आप दोनों कहीं नहीं जाएंगी। जेठ जी जाने दीजिए, जेठानी जी को घर से मत निकालिए, मैं नहीं चाहती मेरे कारण आपका घर टूटे। आखिरकार नैना अपनी जेठानी को माफ कर देती है और उस दिन के बाद से एमिलिया और जेनी नैना के साथ अच्छा रिश्ता रखने लगती हैं। वहीं शीला को भी अब समझ आ चुका था कि घर की नींव घर के बड़े होते हैं जिन पर परिवार टिका होता है।